ए फॉर एसिड। तो आप बच्चों को मैंने कुछ होमवर्क में 2 एग्जाम्पल करने को दिए थे, एंड आई होप कि आप लोगों ने किया होगा ट्राई। अगर नहीं किया तो बहुत गलत बात है, अगर किया है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा जरूर मिलने वाला है। मैंने ये कहा था कि ए फॉर NH4 प्लस लिखना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता, अमोनियम इज मोनोप्रोटिक एसिड। ये एक ही H प्लस लूज करेगा, बस ये एक ही H प्लस लूज करेगा। सो अमोनियम NH4 प्लस when dissolved in water, तो इट विल लूज H प्लस, तो ये बनाएगा NH3 अमोनियम। इट विल गेन H प्लस, तो ये बनाएगा H3O प्लस। और जब भी आप किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन को यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस का सोर्स दिखाते हो, सो दैट इज हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर मॉलिक्यूल एज ए एसिड। तो आप इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया into concentration of H3O plus divide by concentration of NH4 plus। क्या आपने ऐसे ही लिखा था? concentration of this into concentration of this upon concentration of this। that is all what I wanted। इतनी मेहनत ही चाहिए थी आपसे। very very good। फिर मैंने शायद पूछा था Ka of HS negative, am I right? Methanol, sorry, Ka of methanol। तो मिथेनॉल के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है यही एसिडिक है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। तो आप लिखोगे मिथेनॉल एक्वस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए लिक्विड लिखोगे, सॉल्यूट के लिए एक्वस, प्रोड्यूसेस CH3O माइनस, बिकॉज यहां से H प्लस जब हटेगा तो पीछे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस H3O प्लस। तो अब आप यहां से ये लिखोगे एक्सप्रेशन Ka ऑफ मिथेनॉल इज concentration of CH3O minus into concentration of H3O plus upon concentration of CH3OH। क्या आपने ठीक लिखा CH3O माइनस? वेरी गुड, शाबाश। मान लो अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? Ka ऑफ HC2O4 माइनस, और आपको यह बताना है HCO3 माइनस, और आपको यह बताना है कि आप इसका क्या नाम रखोगे, Ka1 या Ka2 ऑफ H2CO3। इसके लिए आप क्या नाम रखोगे? फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन, राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मिथेनॉल मोनोप्रोटिक है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन एसिडिक है, कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। जब तक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होती तब तक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन ये कार्बन sp3 है। तो जितने भी कार्बन वाले ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उनके साथ जुड़े हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते। तो HCO3 माइनस के लिए आप Ka1 या Ka2 फॉर H2CO3 क्या लिखोगे? और आपको उसके लिए इक्वेशन भी लिखनी है, राइट डाउन द इक्वेशन। ये आएगा
HCO3 minus when dissolved in water it will lose H plus, it will lose H plus, तो ये बनाएगा CO3 2 माइनस प्लस H3O प्लस, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। तो HCO3 माइनस का ये पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पहला, क्योंकि HCO3 माइनस के लिए इसने पहली बार H प्लस लूज किया, पर H2CO3 से CO3 2 माइनस बनता वक्त इसके दूसरा हाइड्रोजन गया, इसने दूसरा प्रोटॉन लूज किया जब CO3 2 माइनस बना, तो यही कहलाएगा Ka2 of H2CO3 is equal to concentration of carbonate into concentration of H3O plus upon concentration of H2CO3, sorry, HCO3 minus, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे लिखना Ka का एक्सप्रेशन बच्चों, सबको आई होप क्लियर है ये। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं यहां पे आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं, पर यहां पर आपको ये पता होना चाहिए सॉल्वेंट के लिए लिक्विड लिखना है एक्वस एक्वस एक्वस। अभी आपने Ka का एक्सप्रेशन लिखना सीखा था, आज हम अगले लेवल पे बढ़ेंगे जब हम किसी बेस के लिए Kb लिखना सीखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। इसका मतलब आज हम इक्वेशंस ऐसे लिखेंगे, बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, तो बेस विल गेन H प्लस फ्रॉम वाटर। वाटर के अंदर दो आयंस हैं, H प्लस और OH माइनस। बेस जब H प्लस गेन करेगा तो ये बनाएगा बेस BH प्लस प्लस OH माइनस। जब भी कभी कोई बेस वाटर में से H प्लस गेन करेगा तो B के साथ हाइड्रोजन और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जितना इसके ऊपर चार्ज है उसमें एक +1 चार्ज ऐड कर दोगे। अब आप ये दिखाओगे कि कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करने पे OH माइनस जनरेट कर रहा है, तो वो बेस कहला गया क्योंकि उसने वाटर में से H प्लस गेन किया। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, यहां नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो अब आप ये ध्यान रखोगे बच्चे, जब भी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो वो लुईस बेस होता है। हमने पढ़ी थी लुईस एसिड बेस थ्योरी, इसके ऊपर लोन पेयर है। जो भी लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस है, एंड ब्रॉन्स्टेड बेस इज ए लुईस बेस। ये बात भी हमने कही थी कि जो भी ब्रॉन्स्टेड बेस है वो लुईस बेस है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे किसको, H प्लस को, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी बन गया। तो अमोनिया जब भी कभी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आपको दिख रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है, वो लुईस बेस है, इट विल गेन H प्लस फ्रॉम वाटर। सो अमोनिया विल गेन H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर। अब इसमें क्या बन रहा है, NH4, बिकॉज 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। नाउ इट्स न्यूट्रल, नाउ न्यूट्रल इज गेनिंग H पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। जो भी OH माइनस आया वो कहां से आया, वाटर का OH माइनस छूटा। तो अब आप इसके लिए Kb का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, Kb फॉर अमोनिया इज कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। वाटर को अगर आपको ध्यान हो, हमने क्या कहा था,
यहां पर हम पहले Kc लिखते हैं, इट्स ए कांस्टेंट, और फिर वाटर को Kc में मर्ज कर देते हैं, तो Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ही Kb कहलाता था। हालांकि मैंने अभी आपको इसका रीजन नहीं दिया था, आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। पर आपको बेस के लिए इक्वेशन लिखनी आ गई। कैसे लिखनी बेस के लिए? आसान काम है, क्योंकि एसिड की लिखनी आ जाए तो बेस की लिखनी तो आसान हो लगती है। लेकिन अभी कहानियां खत्म नहीं हुई, हमें प्रैक्टिस करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला CH3O माइनस के लिए राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kb ऑफ CH3O माइनस। अगेन इट्स एन एनायन, जिसके ऊपर एनायन है उसके ऊपर लोन पेयर है। इसका मतलब ये अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर सकता है, क्योंकि H प्लस तो कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है, H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इट विल लूज इट्स लोन पेयर टू H प्लस, इट मींस इट कैन गेन H प्लस। वैसे भी इट्स एन एनायन, सो इट्स हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट्स should be called as Lewis base because it has ability to donate lone pair. How will you write? CH3O minus aqueous when dissolved in water, liquid, it's a solvent. वाटर में क्या क्या है? दो आयंस H पॉजिटिव एंड OH माइनस, तो एनायन विल अट्रैक्ट केटायन, तो H प्लस विल बी बॉन्डेड विद CH3O माइनस, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? CH3OH, इस पे -1 चार्ज, -1, एक +1 आया, -1 और +1 मिलके दे विल न्यूट्रलाइज, 0 चार्ज, प्लस OH माइनस। तो यहां से आप ये अच्छे से समझ सकते हो, एनायन ये वाटर से छोड़ा हुआ OH माइनस दिख रहा है, सो CH3O माइनस ऑन हाइड्रोलिसिस, CHO minus on dissolving in water produces the solution basic. So how will you write the expression for Kb for CH3O minus? Concentration of methanol into concentration of OH minus upon concentration of CH3O minus. This is how you write down the expression for dissociation constant of a base. राइट क्योंकि Ka आ गया करना तो Kb तो अपने आप आता है। बट मुझे आपको एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पे सिखाना है। देखो how to find n factor for Lewis base or Bronsted base? सबसे पहले यहां पे आपको एन फैक्टर का मीनिंग समझना। किसी बेस का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, दैट इज लुईस बेस के टर्म्स में एन फैक्टर की डेफिनेशन फॉर अ बेस। वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस कैन डोनेट मैक्सिमम हाउ मेनी लोन पेयर, दैट इज इट्स एन फैक्टर। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ब्रॉन्स्टेड बेस की बात करूं
तो ब्रॉन्स्टेड बेस में वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस कितने H प्लस गेन करेगा, और H प्लस जब भी आएगा बेस को अपना लोन पेयर डोनेट करना पड़ेगा H प्लस को, बिकॉज आपको मालूम है कि H प्लस अगर अमोनिया ने गेन करना है तो इसे अपना लोन पेयर देना पड़ेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में। तो इनडायरेक्टली वन डोनर एटम कौन, नाइट्रोजन, वन डोनर एटम गेन वन H प्लस। तो अमोनिया के लिए एन फैक्टर 1 हो गया। डोनर एटम के ऊपर यदि एक से ज्यादा लोन पेयर है तो वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे कि यहां डोनर एटम कितने हैं, 2, क्योंकि H प्लस ये भी गेन करेगा, ये भी गेन करेगा, सो इसके लिए एन फैक्टर इज 2, क्योंकि एक H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा, दूसरा H प्लस इस पे अटैक करेगा। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कैन डोनेट 2 लोन पेयर, सो एज ए लुईस बेस इट हैज 2 एन फैक्टर। और one molecule of base can gain 2 proton, one H plus can be gained by this, another H plus will be gained by this। तो इसके लिए 2 वैल्यू Kb की होगी, Kb1 Kb2, डाई प्रोटिक बेस या बोल दो डाई एसिडिक बेस। अब यहां चेक करो कितने डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, एक और ये 2, तो इट्स एन फैक्टर विल बी 2, यानी कि इट कैन गेन 1 H प्लस, इट कैन गेन 1 H प्लस। तो कोई बेस का एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, जितने डोनर एटम्स देख रहे हो, लोन पेयर की काउंटिंग नहीं कह रहा हूं, डोनर एटम इज नाइट्रोजन, डोनर एटम इज नाइट्रोजन, और यदि डोनर एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है इट विल डोनेट ओनली 1 लोन पेयर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मिथेनॉल में डोनर एटम कौन है, हु कैन डोनेट लोन पेयर, इट्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा किसी पे लोन पेयर नहीं। बट एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है ना, तो इसका एन फैक्टर 2 नहीं है, इट विल नॉट लूज 2 लोन पेयर, इट विल ऑलवेज डोनेट 1 लोन पेयर टू H प्लस। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका एक लोन पेयर H प्लस को जब दे दोगे तो आपको मालूम है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में। यू विल, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इफ यू कन्वर्ट इट इनटू कोवेलेंट बॉन्ड, यू विल सी दैट इट एक्वायर फॉर्मल चार्ज ऑफ पॉजिटिव, इट एक्वायर्स फॉर्मल चार्ज ऑफ +1, और वंस द ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज it will hold its second lone pair very tightly, it will not lose the second lone pair. So that is why methanol as a Lewis base, its n factor is 1. Now tell me what will be n factor of this? One, two, three. It's 2, because 1 H plus can be donated, 1 H plus can be given a lone pair by nitrogen, and 1 H plus can be gained by another oxygen, and there are 2 donor atom in 1 molecule. So how many Kb value will be defined for this? How many Kb value? There will be 2 Kb value, Kb1 Kb2. इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको कभी कोई लुईस बेस आ गया, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमन बेस है एमीन्स, कार्बन चेन के साथ NH2, कार्बन चेन के साथ NH2। तो अब आप ये बताओ, जब कार्बन चेन के साथ NH2 होगा, हाउ मेनी H पॉजिटिव इट कैन गेन, या इसका n फैक्टर कितना होगा? ऑब्वियसली 1, बिकॉज इट हैज ओनली 1 NH2 ग्रुप, 1 नाइट्रोजन एटम, 1 डोनर एटम which is having 1 lone pair. So अगर आपको कोई बोले इसके लिए Kb का एक्सप्रेशन लिखो, how will you write down the expression of Kb? RNH2 plus water, it will gain H plus from water, तो ये अपना लोन पर डोनेट करेगा, and it will acquire RNH3, इसके ऊपर 0 चार्ज था, न्यूट्रल 0, इस पे +1, तो +1 चार्ज +0, टोटल चार्ज पॉजिटिव,
plus OH minus. And how will you write down the expression for Kb? Now that's very easy for you to predict. So you will write like Kb of RNH2 is concentration of RNH3 plus into concentration of OH minus upon concentration of RNH2. Okay, that is very simple to understand how to write down Kb. Now if we have polyprotic base, यानी कि n factor of bases more than 1, तो अगर कोई हमें ये कहे like write down overall dissociation constant of hydrazine, this is hydrazine, नाम पता होना चाहिए. तो बताओ हाइड्राजीन का एन फैक्टर क्या है? हाइड्राजीन कितने H प्लस गेन करेगा? 2. क्या वो एक स्टेप में दोनों गेन कर लेगा या एक एक करके? जैसे एसिड अगर एक से ज्यादा H प्लस लूज करता था तो वो स्टेप बाय स्टेप करता था. सेम इसी तरीके से ये भी अगर 2 H प्लस गेन करेगा तो 1 by 1, लाइक NH2 first when reacts with water undergo hydrolysis, तो इसमें से वाटर में H पॉजिटिव और OH माइनस है. It will gain 1 H plus by this NH2. 1 H plus will be gained by 1 NH2. या 1 NH2 will donate lone pair to 1 H plus. What it will form? NH2 NH3 plus aqueous plus OH minus. You will write expression for Kb1. Its first dissociation constant as a base, क्योंकि इसने पहला OH minus लूज किया. तो ये बन गया Kb1 will be concentration of NH2 NH3 plus into concentration of OH minus upon concentration of NH2 NH2. Right? Now अब की बार जैसे इसने एक H प्लस गेन किया, अब अगली बारी H प्लस कौन गेन करेगा? ये या ये, राइट वाला या लेफ्ट वाला? हु विल गेन H प्लस? नाउ क्योंकि इसने तो H प्लस गेन करके ये बन गया. नाउ अब राइट स्पीशीज, दिस स्पीशीज विल अगेन गेन सेकेंड H प्लस. तो अब की बार बेस का रोल प्ले करने वाला NH2 NH3 प्लस है. हाउ विल यू राइट डाउन द इक्वेशन? NH2 NH3 plus when dissolved in water so water में H positive and OH minus है. Now it will lose H plus, sorry it will gain H plus. तो ये क्या बन जाएगा? NH3 plus and OH minus will be lost. ये न्यूट्रल था, इसने अपना लोन पे डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. हाउ विल यू राइट Kb2 of dash but Kb1 of dash? That you have to predict, but this is written like concentration of tell me, is this expression clear? कैसे लिखा? अब ये बताओ
इसकी नजरों में ये पहला OH माइनस है, पर इसकी नजरों में तो, इसके अकॉर्डिंग तो ये सेकेंड OH माइनस है। इट इज, जब इससे इसने ये बनाया तो इसने 2 लोन पेयर डोनेट किए ना, तभी तो ये बना। बट इसने तो एक ही लोन पेयर लूज किया। तो आप KB1 किसके लिए लिखोगे और KB इसकी नजरों में क्या लिखोगे, KB2 या KB1 with respect to this? For this reaction you will write KB2 for hydrazine, but KB1 for this who is gaining H plus at present. Similar to the acidic characters, because इससे जब आपने ये बनाया तो इसने 2 प्रोटॉन गेन किए, सेकेंड प्रोटॉन गेन किया। बट इसके लिए इसने तो 1 प्रोटॉन गेन किया, तो इसके लिए तो ये पहला प्रोटॉन है। और अगर किसी ने कहा कि ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बताओ ओवरऑल, सो नाउ राइट डाउन द एड द बोथ इक्वेशन, एड बोथ इक्वेशंस। जब भी किसी बेस का या एसिड का ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, देन मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स, क्योंकि 2 स्टेप्स को जब आप ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। दिस इज व्हाट यू हैव बीन टॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो नाउ ऐड बोथ इक्वेशंस, व्हाट यू विल गेट, NH2 aqueous plus water 2 water, this will get cancelled with this and you will get NH3 plus plus 2 OH minus. And when you add the both equations, overall dissociation constant, which will be written like KB1 into KB2, because when you add the 2 equations, equilibrium constant get multiplied, you will get expression of NH3 plus into OH minus raised to power 2, because its coefficient, जो भी कोफिशिएंट होगा दैट इज टर्न्ड इनटू द पावर टर्म, एक्सपोनेंट टर्म में आएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्राजीन, राइट। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स। अब आप यहां पर भी देखोगे बच्चों, जैसा हमने पिछली क्लास में किया था, KB1 for a base, for the same base, KB1 will be much higher than KB2. अब देखो आप कैसे समझोगे इसे। एक बात बताओ, जब एक न्यूट्रल स्पीशीज ने 1 प्रोटॉन गेन किया तो वो केटायन बन गए। When one neutral species gain 1 proton, it forms a cation. पर अब आप एक बात बताओ, जब एक केटायन को दूसरे केटायन से बॉन्ड बनाना है तो इनमें रिपल्शन नहीं होगी? देखो जो बन रहा है इसमें रिपल्शन नहीं होगी, सो दिस इज अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम दिखाएगा। तो यहां से बनने वाले OH माइनस की काउंटिंग बहुत घट गई, इसलिए दिस इज अ वीक सोर्स ऑफ OH माइनस, सो इट्स अ वीक बेस। क्योंकि जब एक केटायन सेकेंड H प्लस गेन कर रहा है, देयर विल बी रिपल्शन एंड द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज अनस्टेबल। इसलिए इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स सफिशिएंट नहीं है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने का उतना फायदा नहीं है। सो इट्स टेंडेंसी टू लूज OH माइनस इज लो as compared to tendency to lose OH minus from the first species. So this is for every polyacidic base. For every polyacidic base, for every polyprotic base, first dissociation constant is always more than the second dissociation constant. First time base is very strong. Second time its basic strength decreases. Third time its basic strength will even decrease.
I hope this is very clear to all of you. How to write down the KB1, KB2. Okay. Now can you write in the same way can you write KB for PO4 3 minus KB1? Write down the expression for KB1 for PO4 3 minus. और आपने मुझे बताना है कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा. PO4 3 minus when dissolved in solvent water, what it will form. और किसी भी एनायन के ऊपर जितना चार्ज है 3 माइनस, तो ये 3 बार H प्लस गेन करेगा. यानी कि इसकी 3 वैल्यूज होंगी, KB1, KB2, KB3. ध्यान से सुनो, जब भी किसी एनायन पे 3 माइनस चार्ज है, ये किसी एनायन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, किसी एनायन पे 4 नेगेटिव चार्ज है, जितना उसके ऊपर चार्ज है जब तक वो न्यूट्रल नहीं होता तब तक वो H प्लस गेन करता रहेगा. यानी कि PO4 3 माइनस इज ए ट्राइप्रोटिक बेस. It will gain H plus how many times? 3 times, जब तक कि ये न्यूट्रल ना हो जाए. तो आप बोलोगे PO4 3 minus when dissolved in water it will form HPO4. अब देखो इसने H plus गेन किया. एनायन विल ऑलवेज अट्रैक्ट केटायन. तो जब इस पे +1 चार्ज और ये -3 है, -3 एंड +1 नेट चार्ज इज -2, क्योंकि -3 +1 चार्ज -2 एंड नाउ अब पीछे बचेगा OH माइनस. अब अगली बार ये बन गया, ये भी तो एक एनायन है. एनायन फिर से H प्लस गेन करेगा जब तक ये न्यूट्रल नहीं होता. तो HPO4 2 माइनस will again gain H plus from water. तो ये क्या बनाएगा? HPO4 2 minus will gain H plus to form H2PO4. अब चार्ज अगर डिसाइड करें -2 + 1, टोटल चार्ज विल बी -1. ये भी एक एनायन है. इट विल अगेन गेन H प्लस जब तक कि ये न्यूट्रल नहीं होता. इट विल कीप ऑन गेनिंग H प्लस. H2PO4 माइनस प्लस वाटर, इट विल गेन H प्लस टू फॉर्म H3PO4. -1 + 1, नाउ दे आर न्यूट्रल, प्लस OH माइनस. अगेन लुक फॉर दिस रिएक्शन. फॉस्फेट के लिए ये बनेगा KB1. डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज, फॉस्फेट के लिए फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट. फॉर दिस रिएक्शन HPO4 2 माइनस के लिए फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट. पर फॉस्फेट से यहां तक आने में 2 H प्लस गेन हुए ना, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए ना, तो मैं इसी HPO4 2 माइनस के फर्स्ट KB को बोलूंगा KB2 फॉर फॉस्फेट. अगेन लुक, HPO4 2 माइनस से H2PO4 माइनस बनता वक्त इसने एक H प्लस गेन किया, पर यहां से यहां आते वक्त तो उसने 2 H प्लस गेन किए. इसलिए दिस स्टेप विल हैव डिसोसिएशन कांस्टेंट which will be called as HPO4 2 minus का first dissociation constant but phosphate का second dissociation constant. Now tell me for third step. H2PO4 minus से H3PO4 बना, तो H2PO4 तो पहला प्रोटॉन गेन कर रहा है, पर यहां तक आने के लिए इससे 2 प्रोटॉन गेन करने पड़े, और यहां से यहां तक आने में तो 3 प्रोटॉन गेन करने पड़े. So we call for this step, you will call KB1 for H2PO4 minus is KB2 for HPO4 2 minus, which is KB3 for PO4 3 minus. है ना?
आई होप दिस इज क्लियर ना। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, एक एनायन पे जब चार्ज -3 था, एनायन पे जब चार्ज -3 था तो वो H प्लस को अट्रैक्शन दे रहा था कुछ, एनायन H प्लस को अट्रैक्शन। अब उसका चार्ज घट गया, अब ये H प्लस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या पहले जो चार्ज था वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा? कौन H प्लस को ज्यादा इजीली गेन करेगा? -3 चार्ज वाला H प्लस को जल्दी दबोचेगा या -2 चार्ज वाला H प्लस को जल्दी दबोचेगा? हु विल ग्रैब H प्लस विद मोर टेंडेंसी? ऑब्वियसली इस पे चार्ज ज्यादा है। तो आप देख रहे हो ये चार्ज कम होता जा रहा है, तो H प्लस को गेन करने की टेंडेंसी फॉस्फेट को सबसे ज्यादा होगी और H2PO4-1 में सबसे कम, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज घट गया। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट या डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट? ऑब्वियसली फर्स्ट वन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज सबसे ज्यादा था। इट विल अट्रैक्ट H प्लस मोस्ट रेडिली। सो मैं बोलूंगा Kb1 ऑफ फॉस्फेट, Kb2 ऑफ फॉस्फेट, Kb3 ऑफ फॉस्फेट में अगेन Kb1 ऑफ द फॉस्फेट is much greater than Kb2 of the phosphate, which is much greater than Kb3 of the phosphate. And what will be overall, यहां से लेके यहां तक आने के लिए ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहलाएगा? हाउ विल यू काउंट फॉस्फेट से लेके यहां तक तीनों स्टेप्स अगर मैं ऐड कर दूं तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। If you add all the three equations, overall dissociation constant Kb will be Kb1 into Kb2 into Kb3। बताओ भाई, प्रैक्टिस हुई अच्छी खासी Kb लिखने की? तो हमेशा हमेशा पहली बार कोई भी एसिड अगर हो तो वो पहली बार अच्छा है, सेम एसिड की स्ट्रेंथ दूसरी बार घटेगी, सेम एसिड की स्ट्रेंथ तीसरी बार घटेगी। एंड इट इज द सेम थिंग विच इज वैलिड फॉर बेस। इफ यू हैव अ बेस हु कैन गेन मोर देन 1 H प्लस, देन ऑलवेज its tendency to gain H plus for the first time is the maximum. Its basic strength successively decreases. Okay, I have a question for you now. Can you write expression for Kb2 of C2O4 2-? Second dissociation constant for C2O4 2-. Write down in your notes yourself. डन? यू विल राइट कि ऑक्सालेट पे चार्ज -2 है तो ये 2 H प्लस लेगा। पहले इसे 1 H प्लस दिलाओगे तो ये बनेगा HC2O4 -1, -2 + 1 is -1। फिर इसे H प्लस दिलाओगे, यू विल गेट H2C2O4। और जो मैंने आपसे पूछा Kb2, ये कौन से स्टेप के लिए पूछा है? फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप? ऑब्वियसली सेकंड स्टेप। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? HC2O4 माइनस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्वेंट। अगर आपको ये लिखना आ गया ना कि Kb2 पकड़ के आपको अगर अंदाजा लग गया रिएक्टेंट कौन है, मेरा काम यही सिद्ध हो गया, देन आई विल से मैं सफल हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया कि Kb2 लिखते वक्त रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है,
तो वही मेरा मेन मोटिव आपको सिखाने का। तो आपने पहले देखना है कि सर ने बोला कि इसको सेकंड टाइम H प्लस दो, तो टुकड़ों में दो, पहले एक H प्लस दो, ये बना, फिर दूसरा H प्लस दो, ये बना, क्योंकि सेकंड स्टेप के लिए बोला है, यानी कि आपको यहां से यहां आना है, यहां से यहां। You have to write down the equation for representation of this as a base. So this when dissolved in water, water में दो ions है, it will gain H plus to produce H2C2O4 and OH minus is lost. So what will be your expression? Kb2 for oxalate, which is same as Kb1 of HC2O4 minus, that is concentration of oxalic acid into concentration of OH minus upon concentration of HC2O4 minus. डन। आ जाएगा लिखना आपको एक्सप्रेशन अब के ए के बी के। ओके, वेरी गुड। अभी तक मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है कि हम ऐसा लिख रहे थे, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे। पर अगर आपको याद हो, इस प्रैक्टिस को करवाने से पहले पिछली क्लास में मैंने कहा था अभी कोई इफ बट मत करना, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस मैं सिखाने लगा हूं करना क्या है। तो अब मैं वो इफ एंड बट्स यानी कि रीजंस के साथ बताने लगा हूं। OH नेगेटिव की पावर तो नहीं आएगी, क्योंकि ये एक H प्लस गेन कर रहा है, तो यहां OH माइनस रेज टू पावर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक H प्लस गेन करेगा बस, और एक ही OH माइनस पीछे जाएगा, बच जाएगा। लेट अस सपोज एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, जब आप इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हो ना Kc का, तो आइडियली हमें ऐसे लिखना था, कंसंट्रेशन ऑफ H2C2O4 into concentration of OH minus upon concentration of HC2O4 minus into concentration of water। ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैंने आपको एक बात वहां पे बताई भी थी कि आइडियली हमें कंसंट्रेशन नहीं लिखनी होती, हमें एक्टिव मास लिखना होता है, हमें एक्टिविटी लिखनी होती है। एक्टिविटी बोलो या एक्टिव मास बोलो वो एक ही चीज है, यानी कि इसका एक्टिव मास और इसकी एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इसकी एक्टिविटी और इसका एक्टिव मास डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ दिस और इसका एक्टिव मास रेज़ टू पावर देयर कोएफिशिएंट। पर हमें कंसंट्रेशन नहीं रखनी होती, हमें एक्टिव मास रखनी होती है। ऐसा क्यों? Why active mass? The reason is कि जब आप इस पूरे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन लिखते हो, तो आप लिखते हो माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। और किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप डेल्टा जी नॉट लिखते हो, तो K इक्विलिब्रियम लॉग टर्म के अंदर है, और मैथ्स के हिसाब से जब भी किसी नंबर के लिए लॉग लिखा जाता तो वो टर्म यूनिटलेस होती है, इसके यूनिट्स नहीं होते। इट शुड बी प्योर नंबर विच इज डायमेंशनलेस, विच शुड बी डायमेंशनलेस। इसलिए यहां जब भी आप कभी कोई नंबर लिख रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, यूनिटलेस टर्म होनी चाहिए। और जब आप किसी भी रिएक्शन के लिए यहां कंसंट्रेशन लिखते हो, तो कंसंट्रेशन के तो कुछ यूनिट्स है, तो हमें कंसंट्रेशन को नहीं लिखना होता, सिर्फ कंसंट्रेशन के मैग्नीट्यूड को लिखना होता, ताकि हमारा ये के नंबर एक नंबर रहे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहे। जस्ट अ मिनट।
ओके, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमें लॉग के अंदर जो टर्म है ना, वो डायमेंशनलेस रखनी होती है, और इसलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं एक्टिव मास और एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप के को डिफाइन तभी करोगे जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में गैस हो। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पूरी केमिस्ट्री सॉल्यूशंस की पढ़ेंगे, और सॉल्यूशंस में आयंस होंगे, आपको गैस कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि के सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए डिफाइन है जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैस। नो, इफ all of the species present in the solution are ions, then we define equilibrium constant for ionic species in a solution. ionic equilibrium इजीली तो नाम है चैप्टर का। हम जब भी कभी वर्ड डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, we ideally define it like activity of product raised to power its coefficient upon activity of reactant raised to power its coefficient। हमेशा एक्टिविटी डिफाइन होता है। नाउ एक्टिविटी लिटरेचर में कैसे डिफाइन की गई है? एक्टिविटी इज सम कोफिशिएंट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस in a given state divided by concentration of a substance in standard state। Activity is defined like this। अब इस चैप्टर में हम पूरा एजम्पशन लगा के चलते हैं कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। हम क्यों मान के चल रहे हैं ये assumption? क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि अवर सोल्यूशन इज आइडियल। जैसे आपने अभी 11th क्लास में आइडियल गैसेस पढ़ी थी, तो जब आप क्लास 12 में जाओगे आप वहां पे जाके पढ़ोगे आइडियल सोल्यूशन, और आपको 12th में ये सिखाया जाएगा कि जब एक सोल्यूशन आइडियल बिहेव करना हो किसी सोल्यूशन को, तो दैट सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। तो हम पूरे चैप्टर में जहां भी ये मान के चल रहे हैं समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब वाटर इज इन एक्सेस, वाटर की कंसंट्रेशन इज ह्यूज। हम इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन होगी 0.3, 0.4, 0.6, 1.2, हम ये मान के चलेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में वाटर की कंसंट्रेशन इज लार्ज, यानी कि हमारा सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट एंड वी आर एज्यूमिंग आवर सोल्यूशन इज आइडियल सोल्यूशन। So with the assumption our solution is ideal, as it's a dilute solution, means water की concentration is taken in excess, और आइडियल सोल्यूशन की ये डेफिनेशन है, इट्स दिस गामा नंबर, कोफिशिएंट नंबर इज ऑलवेज 1, एंड फॉर आइडियल सोल्यूशन गामा इज 1। तो हमारे लिए जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या बन गई? कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग in a given state divided by concentration of same thing in standard state। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको याद दिला दूं, हमने थर्मोडायनामिक्स में या थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड स्टेट्स डिफाइन किए थे, तो आपको याद है मैंने ये बोला था कि किसी गैस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट होती है जब उसका प्रेशर कितना हो, 1 बार। किसी सॉलिड के लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? जब उस सॉलिड का प्रेशर हो 1 बार और सॉलिड प्योर हो। लिक्विड के लिए उसकी स्टैंडर्ड स्टेट इज प्योर स्टेट, लिक्विड्स प्योर हो, प्रेशर इज 1 बार।
याद है एक टर्म बताई थी सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट। अगर कोई स्पीशीज सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी कंसंट्रेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 1 मोलर। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो दोबारा सुन लो। किसी भी स्पीशीज जो किसी सॉल्यूशन का पार्ट है, लाइक दिस इज ए सॉल्यूट dissolved in solvent, like this is a solute dissolved in solvent, like this is solute dissolved in solvent, and when something is dissolved in solvent, इनके लिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। इसलिए जब आप किसी भी सब्सटेंस का एक्टिविटी लिखोगे, किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी, तो अगर आपको उसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट में लिखनी है तो नीचे नंबर आएगा 1 मोलर। यानी कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन 0.3 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो मैं कहूंगा दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। हम बोलेंगे दिस इज नॉट प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। And if they are not present in their standard state, तो इनकी concentration in a given state is 0.2 molar, 0.2 molar. Had it been taken in the standard state, अगर ये standard state में होता तो इसकी concentration standard state में कितनी होती? 1 molar. तो तब आप इसके लिए activity कैसे define करते? 0.2 molar, जो इसकी molarity है 0.2 molar divide by 1 molar, तो units कट जाएंगे। 0.2 molar by 1 molar, units will get cancelled out. तो उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? इसकी एक्टिविटी इसी की कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट यूनिट्स। इसीलिए अगर कोई बोलेगा एक्टिविटी ऑफ OH माइनस बताओ, मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन ए गिवन स्टेट विच इज 0.1 मोलर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द स्टैंडर्ड स्टेट, एंड स्टैंडर्ड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। तो क्या बन जाता? 0.1 मोलर बाय 1 मोलर। तो हम कहते 0.1 मोलर बाय 1 मोलर, देन आई विल से दैट इट्स एक्टिविटी इज इट्स कंसंट्रेशन विच इज 0.1। तो रियलिटी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते वक्त हम यहां पे हमें ऐसे लिखना पड़ता है एक्टिविटी 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 एक्टिविटी। अब एक्टिविटी फॉर ऑक्सैलिक एसिड, इसके लिए क्या बन गई? गामा इज 1 और इसकी कंसंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम पे 0.2 मोलर है, जो भी इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, लेकिन डिवाइड बाय 1 मोलर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नीचे उसके लिए कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट में लिखनी। अगर मुझे इसकी एक्टिविटी लिखनी है गामा इज 1, तो ये नंबर तो 1, कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर divide by 1 molar. For this point, let's say 3 molar divide by 1 molar. पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो नंबर आप लिख रहे हो ना, ये आप कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हो, यूनिट्स के साथ नहीं लिख रहे हो। दे ऑलरेडी आर मैग्नीट्यूड्स। सो जब भी कभी किसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, एक्चुअली आइडियली एक्टिव मास लिखा जाता है, और एक्टिव मास को हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्टिव मास इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन with the assumption that gamma is 1 because our solution is behaving like dilute. और अगर आप एक dilute solution की बात कर रहे हो, यानी कि आपका solvent is taken in excess, और जो भी solvent excess में लिया जाता है, जो भी कंपोनेंट एक्सेस में होता है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस बहुत नेग्लिजिबल आते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो किसी सॉल्वेंट के लिए उसकी एक्टिविटी कांस्टेंट मानी जाती, क्योंकि जो भी कंपोनेंट एक्सेस में लिया जाएगा उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस दे आर नेग्लिजिबल, दे आर वेरी स्मॉल। तो अब हम लिखेंगे दिस नंबर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर, और इस एक कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस भी कंपोनेंट के लिए कंसंट्रेशन स्मॉल है, उसके रिस्पेक्ट में तो यहां पर ये चेंजेस सिग्निफिकेंटली आएंगे,
पर जब एक कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है, सॉल्वेंट जिसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नेग्लिजिबल स्मॉल आएंगे, इसके लिए इसकी एक्टिविटी इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। और वैसे भी आपको याद है प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड के लिए एक्टिविटी क्या ली जाती थी, अगर आपको याद हो 1, तो वैसे भी ये नंबर मेरे लिए 1 है, तो मैं बोलूंगा कि इट्स लाइक 1, इट्स ए कांस्टेंट, इसे मल्टीप्लाई कर दो केसी में, तो ये बन जाएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस। वाटर की एक्टिविटी सॉल्वेंट होने के कारण कांस्टेंट मानते हुए एंड प्योर सॉल्वेंट मानते हुए, इसे लाइक 1 कहते हुए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी काउंट इट लाइक ओनली कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस। आपको ये चीज समझ में आई क्या कि वाई वी डिफाइन, जब भी हम कभी वाटर को इग्नोर कर रहे थे, वो इग्नोर नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इसकी एक्टिविटी कांस्टेंट है, और जो भी नंबर कांस्टेंट है वो इसके एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता, तो इसे आप उठा के इसमें मर्ज कर रहे हो, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अ न्यू कांस्टेंट कॉल्ड के। सो ओवरऑल ये जो मैंने इतनी डिटेल में बताया, इसको हमें न्यूमेरिकल में कहीं यूज नहीं करना, आपको तो न्यूमेरिकल में बस वैसे करना जैसा मैंने प्रैक्टिस करवाई है। कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेज्ड टू पावर कोएफिशिएंट। प्रैक्टिस मैंने उसी की करवाई जो आपको न्यूमेरिकल में करना है, कोई आपसे इतनी डिटेल नहीं पूछने वाला, पर मुझे फर्ज बनता था बीइंग ए टीचर कि मैं बताऊं कि मैंने क्यों वाटर को हर बार इग्नोर किया। इग्नोर नहीं किया, बिकॉज वाटर का एक्टिविटी इज ए कांस्टेंट नंबर, इट विल नॉट चेंज, तो इसे इसके साथ मर्ज कर दिया, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट। जो भी कंपोनेंट एक्सेस में लिया जाता है सॉल्वेंट की तरह, उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नेग्लिजिबल आते हैं, उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आर वेरी स्मॉल, and that's why we just count the concentration of only those species which are taken in less quantity, like those are solute. So for this I will simply say that this number is going to be remain same, and that is multiplied by this number to produce a new constant, we call it as KAKB। और जहां जहां आप एक्टिव मास ले रहे हो वहां वहां आपको कंसंट्रेशन ही रखनी है, पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है, क्योंकि हर बार नीचे 1 मोलर से डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि ओवरऑल ये टर्म डायमेंशनलेस रह जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो जस्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इक्वेशन कैसे लिखोगे? के बी ऑफ दिस विल बी जस्ट इट्स कंसंट्रेशन into its concentration raised to power their coefficient upon its concentration, and you are going to skip the concentration of water। अगर कोई पूछेगा इसके यूनिट्स के साथ बता रहे हो, क्या आप इसके यूनिट्स के साथ बताओगे वैल्यू? नहीं, आप कहोगे जो भी कंसेंट्रेशन है डिवाइड बाय 1 मोलर है, क्योंकि हम एक्टिव मास ले रहे हैं रियलिटी में, और एक्टिव मास इज कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 मोलर, कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 मोलर, तो इसके यूनिट्स कट गए। इंडिविजुअल टर्म हैज नो यूनिट्स, सो this is having no units, this is having no dimension, because individual terms has no dimensions, no units। तो जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी कंसेंट्रेशन आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल में, यहां वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी कंसेंट्रेशन की मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी, पर डिवाइड बाय 1 मोलर, डिवाइड बाय 1 मोलर, डिवाइड बाय 1 मोलर, राइट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट जिनको भी कुछ डाउट्स हो। हाँ, शिवम पटेल,
क्यों नहीं होंगी? वो लकीली नहीं होंगी। लकीली यहां पर तुम लिख रहे हो वाटर, तो आप बोल रहे हो कि वो कट गया सबके यूनिट्स। मान लो किसी में स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हो, तब तो यूनिट्स आएंगे। तो इसलिए आपको हर बार यहां विदाउट यूनिट्स टर्म्स ही लिखनी है। वाटर का एक्टिव मास प्योर सॉल्वेंट की तरह लेते हो वो 1 है। इग्नोर कर देते, अभी पता लग जाएगा एक केस में जहां मैं स्पेशल केस कराऊंगा, जहां उसे इग्नोर, पहली बात तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं उसे ये बोल रहा हूं ये नंबर या तो 1 रखो, और अगर वो नंबर आप कोई कांस्टेंट असाइन कर रहे हो किसी कारण से, तो वो नंबर कभी वेरिएबल है। जो भी कभी कंपोनेंट एक्सेस में लिया जाता है उसकी कंसेंट्रेशन में चेंजेस नेग्लिजिबल आते हैं, और जिसकी कंसेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आएगा उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कभी नहीं लिखा जाता। जो मर्जी मान, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि हम तो के ए के बी लिख रहे हैं, और जब हम के ए के बी लिख रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी कह दो। मेरी नजरों में तो जो स्टूडेंट इसे 1 मानेगा, 1 भी एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, कौस्तुभ, कौस्तुभ 1 लेंगे तो अभी मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा जहां केसी के ए से अलग होगा। एक स्पेशल केस अभी मैं करवाने लगा हूं, ठीक है? सागर के एम, नहीं कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला ये केस, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में एक ही एजम्पशन लगा रहे हैं, अवर सोल्यूशन इज आइडियल। और आइडियल सोल्यूशन मतलब वेरी डाइल्यूट, मतलब पानी के अंदर सॉल्यूट नाम मात्र है, तो हम अपने सॉल्यूशन को लाइक सॉल्वेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? शिवम, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ मैंने बिल्कुल ऐसे लिखाया था। अब जब मैं यहां लिखवा रहा था कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे लिए एक्टिव मास ऑफ वाटर है, ये एक्टिविटी ऑफ वाटर है, तो उस केस में मैं कहूंगा ये एक्टिविटी फॉर द सॉल्वेंट 1 थी। तो 1 मोलर बाय 1 मोलर, तो डायमेंशन तो तब भी हट गए, ठीक है? इग्नोर नहीं करते, नहीं डिफरेंस आएगा। अगर वो कोई कांस्टेंट नंबर होता, जो कि एक केस में आएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में यहां हमेशा वही टर्म रखी जाती हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज हो। जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट नंबर रहता है, उसको हम केसी में मर्ज करके बोल देते दैट इज ए न्यू कांस्टेंट। दैट इज द टेक्निकल वे टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में यहां पर हमेशा वही रखा जाता है जो टाइम के साथ साथ पहले चेंज हो रहा था, फिर इक्विलिब्रियम आया, तब जाके कांस्टेंट हो गया। पर जो सॉल्वेंट होता है विच इज टेकन इन एक्सेस, तो उसकी कंसेंट्रेशन में कभी भी चेंजेस सिग्निफिकेंट नहीं आते, उसकी कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू बी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टिल यू गेट द इक्विलिब्रियम। इसलिए उसे कांस्टेंट रख के आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते, उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल देते हो, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोल देते हो। वेलकम। ओके, अब एक हम स्पेशल केस करने लगे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं, जैसे अभी आपने लिखा, लेट्स से मैं एक जनरल एसिड लिख रहा हूं, एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो एसिड विल लूज H प्लस, तो ये बनेगा H3O प्लस प्लस A माइनस। अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखूं के ए,
तो आप कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब मैं भले बार बार वर्ड, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई ना इतने सालों से पढ़ाने की, मैं बार बार कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बोलूंगा। मैं अब ये मान के चलूंगा कि नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू कि जब आप वैल्यू रख रहे हो वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंसंट्रेशन। आपको यहां पर कंसंट्रेशन इस एसिड की जरूर बतानी है, सॉल्वेंट की नहीं बतानी, पर जो एसिड है उसके लिए जरूर बतानी है कंसंट्रेशन। तो अगर मान लो कोई आपको ऐसे पूछे, राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ Ka फॉर वाटर, यानी कि रिप्रेजेंट वाटर लाइक एसिड विच इज ए सल्यूट। क्योंकि जो भी हम जिसको भी एसिड डिफाइन कर रहे हैं ना, वी आर ट्रीटिंग इट लाइक ए सल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कंपोनेंट के लिए हम यहां कोई टर्म नहीं लेके आ रहे। तो आपसे अब मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मान लो किसी ने बोल दिया Ka फॉर वाटर, हाउ विल यू राइट दिस इक्वेशन? दैट आई वांट टू नो। राइट डाउन इन योर नोट्स, how will you write down Ka for water? And also write down the expression for Kb of water. And once you write down, text me कि सर मैंने लिख लिया इक्वेशन। आप जिसको एसिड की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर ट्रीटिंग इट लाइक ए सॉल्यूट, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट विच इज वाटर। तो पहली बात तो इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, वाटर dissolved in water, it is playing the role of acid, तो it will lose H plus to this and it will gain H plus। तो अगर ये H plus lose करेगा, ये बनाएगा OH माइनस और ये बनाएगा H3O प्लस। इसी तरीके से जब यहां आपने इक्वेशन लिखी, वाटर विच इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बेस when dissolved in solvent, it will gain H plus from this, it will gain H plus, तो ये बनेगा H3O प्लस प्लस OH माइनस। क्या आपके पास इक्वेशन ऐसी बनी? अब आप एक चीज देखो, यहां पे आपको शायद पढ़ने में ऐसा लगे वाटर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, आप बोलोगे ये क्या बात है, पानी में पानी मिलाया। बेसिकली तो ये कोई टर्म ही समझ में आती, वाटर में वाटर मिलाया, वाटर में वाटर मिलाया। बेसिकली हम वाटर में वाटर नहीं मिला रहे, हम ये दिखाना चाह रहे हैं लाइक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट वाटर इज ए सोर्स ऑफ H प्लस। तो वाटर को भी अगर डिफाइन करना हो लाइक एन एसिड when dissolved in water, for this I am treating it like a solute. When dissolved in water produces ions. Water like a base, ordinary base, when dissolved in water produces OH minus. This is the representation, this is the way to represent basic and acidic character for the solvent, for the pure solvent. अब यहां पे आपने जब तक पानी प्योर है उसके लिए तो लिक्विड 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 वर्ड लिखे हैं। अभी आपको मतलब पता लग जाएगा कि मैंने यहां एक्वस क्यों लिखा है, मैंने यहां लिक्विड क्यों नहीं लिखा, मैंने इनके लिए AQ सिंबल यूज किया। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ कि मैंने क्यों इनके लिए एक्वस लिखा, लिक्विड क्यों नहीं लिखा। पर अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसके लिए Ka कैसे लिखोगे, तो Ka लिखते वक्त तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट्स कंसंट्रेशन into its concentration अपॉन में, अब मैं लिखूंगा इसकी कंसंट्रेशन, इसकी नहीं, लाइक जैसे एसिड की कंसंट्रेशन। अब मुझे लिखना पड़ेगा वाटर के लिए कंसंट्रेशन,
Again, Kb for water, I will write concentration of H3O plus into concentration of OH minus upon concentration of H2O. पर मैंने ये कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए लिखी? इसके लिए लिखी या इसके लिए लिखी? लेफ्ट वाले के लिए या राइट वाले के लिए? ऑब्वियसली लेफ्ट वाले के लिए, क्योंकि जब आप कोई भी बेस लिखते हो, जब आप कोई भी बेस के लिए एक्सप्रेशन लिखते थे, लाइक अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिटर्न लाइक NH4 प्लस एंड OH माइनस, तो आप जिसके बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हो, यू आर ट्रीटिंग इट लाइक ए सॉल्यूट। तो आपको इसकी कंसंट्रेशन केबी के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखनी पड़ती है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। पर जो भी कंसंट्रेशंस रखनी है वो विदाउट यूनिट्स रखने। तो सबसे पहले तो आपको मुझे यह सिखाना है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये क्या वैल्यू पुट करनी है? तो अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, दिस टाइम यू विल नॉट पुट इट 1 बिकॉज यू आर कंसिडरिंग लाइक ए सॉल्यूट, यू विल नॉट गोइंग टू पुट इट लाइक ए 1। अब की बार आपको इसकी कंसेंट्रेशन कैसे पुट करनी है? लुक ओवर हियर, मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर में है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर। मोल्स को लिखा जाएगा मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मैंने मिलीलीटर में लिया इसलिए 1000 का फैक्टर लगाया ताकि हम मोलैरिटी लीटर में डिफाइन करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000 आएगा, जो डिवाइड बाय 1000 होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा। दिस मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी बाय मोलर मास into 1000. What is the density of water? 1 gram per ml. तो ये नंबर 1 gram per ml 1000 and molar mass of water 18 which is 55.5. लेकिन जब आपको यहां पे कंसेंट्रेशन रखनी तो यूनिट्स के साथ नहीं रखनी, विदाउट यूनिट रखनी है, तो ये नंबर आप पुट करोगे 55.5, ये नंबर पुट करोगे 55.5। तो जब भी आपको यहां पर वाटर के लिए Ka Kb डिफाइन करना है तो ये नंबर 55.5 रखा है, अब 1 नहीं रखना, क्योंकि जिसको आप एज ए सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रहे हो आप उसकी कंसेंट्रेशन यहां मेंशन करोगे। अब आप इसे जस्ट लाइक एसिड की तरह दिखा रहे हो, जस्ट लाइक बेस की तरह दिखा रहे हो, और जब आप यहां पर कंसेंट्रेशन पुट करोगे तो आप बिल्कुल न्यूमेरिकल वैसे चलाओगे जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे कि वाटर की कंसेंट्रेशन 0 टाइम पर 55.5 है। एट इक्विलिब्रियम 55.5 में से कुछ x डिसोसिएट कर गया, तो इक्विलिब्रियम जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो x अगर डिसोसिएट हुआ है तो यहां से ये कुछ x बना, ये कुछ x बना, तो आप इनकी कंसेंट्रेशन जो भी पुट करोगे ना वो x इंटू x बाय वाटर के लिए 55.5 माइनस x आप ऐसे पुट करोगे जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में करते हो। तो वाटर के कंसेंट्रेशन में चेंजेस सिग्निफिकेंटली नहीं आएंगे क्योंकि वाटर प्योर है, इसलिए उसकी 55.5 ही रहेगी। बट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि जब आप किसी को एज एन एसिड रिप्रेजेंट कर रहे हो, नॉट एज ए सॉल्वेंट, किसी को बेस रिप्रेजेंट कर रहे हो नॉट एज ए सॉल्वेंट, यू आर नॉट गोइंग टू काउंट इट लाइक इट्स एक्टिविटी इज 1। अब आप उसकी एक्टिविटी को उसकी कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय 1 मोलर बोल रहे हो, और कंसेंट्रेशन कितनी लेनी है? 55.5। दैट इज द डिफरेंस हाउ यू बिहेव, हाउ यू राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर Ka एंड Kb फॉर द वाटर। पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये एक्सप्रेशन दोनों में सेम आया है, तो यहां से बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलता है Ka फॉर वाटर इज सेम एज Kb फॉर वाटर।
they are identical number. Ka for water is same as Kb for water. This is how properties of the water are defined. इसके लिए आप हेडिंग बना सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब यहां पर जब आपने ये नंबर लिखा, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज 55.5, अब यहां पर आपके लिए एक नया कांस्टेंट डिफाइन करने वाला हूं मैं. This is a constant number 55.5. This is a constant number which is 55.5. This is a constant. Now this 55.5 into this constant, both are constant number. तो मैं इस constant number को इसके साथ अगर merge कर दूं, Ka into 55.5. This is concentration of H3O plus into concentration of OH minus. Similarly, Kb for water into 55.5 is concentration of H3O plus into concentration of OH minus. This constant into this constant, this is called a new constant Kw. और क्योंकि इस कांस्टेंट में दो आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, बिकॉज इस कांस्टेंट में दो आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, सो दिस इज हैविंग अ नेम आयोनिक, यानी कि आयंस का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. एंड दिस टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि इस वक्त पानी में मिला है, वाटर की बात हो रही है. Whenever you define a term ionic product, it is defined for solvent when dissolved in solvent. यानी कि बेसिकली आप किसी ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो, जो एसिड का भी रोल प्ले कर सकता हो, जो बेस का भी रोल प्ले कर सकता हो, फॉर एवरी प्योर सॉल्वेंट वी डिफाइन ए कांस्टेंट नंबर आयनिक प्रोडक्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है डिफाइन, अकेले वाटर के लिए नहीं. मान लो मैंने कोई ऐसा आपको बोला ना, मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया, डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लिक्विड. तो अब अपने एक्सप्रेशन कैसे लिखना है? फॉर्मिक एसिड रिप्रेजेंटेड लाइक एसिड when dissolved in solvent, solvent ये खुद it will lose H plus, it will gain H plus. तो ये बनेगा HCOO माइनस, यहां से H प्लस निकल गया, प्लस HCOOH2 प्लस. अब मैंने बोला इसका Ka लिखो, तो आप बोलोगे Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. अब जितनी भी इसके लिए कंसंट्रेशन रखनी है, पुट करनी है, वो आपने कैसे पुट करनी है? यहां से डेंसिटी अगर आपको इसकी गिवन होगी क्वेश्चन में, इसका मोलर मास आपको निकालना आता होगा, जो भी इसकी डेंसिटी होगी डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 कर दो, वो वैल्यू आपने यहां रख देनी. अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर रहेगी, कोई फिक्स वैल्यू. डेंसिटी एंड मोलर मास डज नॉट चेंज विद टाइम. किसी भी सब्सटेंस के लिए डेंसिटी और मोलर मास का रेशो टाइम डिपेंडेंट नहीं है. टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन, ये जो मोलैरिटी है, ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी. तो ये नंबर कांस्टेंट रहने वाला है. तो इसे जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये कहलाएगी आयनिक प्रोडक्ट फॉर फॉर्मिक एसिड. कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, यानी कि इसी का कंजुगेट बेस
और इसी का कंजुगेट एसिड, उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये नंबर कहलाएगा फॉर्मिक एसिड का आयनिक प्रोडक्ट। और कंसंट्रेशन फॉर द सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्योर सब्सटेंस is always remains constant because density and molar mass don't change with time। ये constant number है। constant into constant is a new constant, we call it as ionic product। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आयनिक प्रोडक्ट, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। So now I am again going to ask you the questions, raise your hands। गोपाल, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं धीरे धीरे उसी लैंग्वेज में जाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपको बिल्कुल जैसे ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसा होना चाहिए टेक्निकली, पर थोड़ा अब कैजुअल होके जब लेमैन की तरह पढ़ाऊंगा, उसमें अब मैं नहीं लिखने वाला बार बार वाटर, अब मैं उसे कैजुअली लिखूंगा H+OH-, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि मेरी ऑडियंस को पता है कि H+ एक्वस इज नथिंग बट H3O+। ठीक है, बट मैं अभी तक आपको प्रॉपर जैसे होता ना डेफिनेशन के हिसाब से चला रहा हूं, समथिंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अब मैं बाय डिफॉल्ट अभी तक आपको लाइक होता है कि बिगिनिंग में सिखाने के लिए प्रॉपर बताऊं एक्चुअल में क्या है, फिर धीरे धीरे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कोई आपने परवाह भी नहीं करनी इसकी। क्लास इज फिनिश्ड, फॉर दोज हु वांट टू एग्जिट दे कैन डेफिनेटली एग्जिट। मैं सिर्फ यहां पे डाउट्स ले रहा हूं। सारांश, देखो पहली बात तो जब आपने ये बोला ना कि वाटर प्योर फॉर्म में, तो मैं कहूंगा हाँ यार, एक्चुअली तो वाटर प्योर फॉर्म में है, क्योंकि पानी में पानी मिलाया। पर कोई ये बंदा चैलेंज कर सकता है इसे, ये पीछे आवाज बहुत आ रही है, लेकिन कोई ऐसे चैलेंज, आई डोंट नो किसका भी माइक। 6:30 पे एक्स्ट्रा क्लास होगी डेफिनेटली, मैं रिमाइंडर भी डालूंगा। यार ये कोई इरिटेट कर रहा है इस वक्त। सारांश, हाँ हाँ हाँ, अनाउंसमेंट वन मोर इज कि हम 6:30 पे मिलेंगे। सारांश तुम्हारे पीछे ही है ये वॉइस माइक से। हाँ, वाटर कहने को तो ये प्योर है, पर जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, अगली क्लास में मैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, तो आप ये देखोगे कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम आएगी, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो रियलिटी में तो वाटर में 3 कंपोनेंट है, 1 2 3। और अगर 3 कंपोनेंट है तो कोई ये कह सकता कि वाटर तो प्योर नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है वाटर प्योर नहीं है, पर वी कैन ट्रीट इट लाइक प्योर, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू जब आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे ये ऑलमोस्ट 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। उस केस में हम कह देंगे कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये प्योर वाटर के लिए कर रहे हैं। शिवम, अभी नहीं दिया रीजन उसका, ये अब अगली क्लास में मिलेगा कि एक्वस क्यों लिखा है सब, उसका रीजन नहीं अभी दिया। हाँ बिल्कुल, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, उसे जब हम ये बोल रहे हैं ना कि इसको 1 होना चाहिए, तो बेसिकली आप 1 उसको लो जिसको आप एज ए सॉल्वेंट बता रहे हो। आप इस वक्त इसको एज ए सॉल्वेंट नहीं बता रहे, आप बोल रहे हो एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो आप अब इसकी मोलैरिटी बताओ, क्योंकि जब आप यहां भी लिख रहे हो किसी को एसिड, तो जब तक आप उसे एज ए सॉल्यूट बता रहे हो आप उसकी कंसंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि हर बार वो 1 रख के बच जाएगा, राइट?
देखो पहली बात तो यहां एक्सेस वाली बात जायज ही नहीं है, क्योंकि आप पानी में पानी ले रहे हैं। पर हम यहां पर ये लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए हम दिखा रहे हैं कि अगर मैं वाटर के एसिडिक करेक्टर को बता रहा हूं, तो वाटर व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट विच इज एक्चुअली वाटर, तो ये तो कोइंसिडेंस है ना वाटर के लिए, स्पेशल केस। अगर कोई और एसिड होता तो हर बार वाटर और वो सब्सटेंस कुछ और होता। और हम जब बोल रहे हैं कि हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन रखना है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन मैं वो भी नहीं बोल सकता जबकि है तो वो सेम कंपोनेंट। और अगर मैं उसे एज ए सॉल्यूट बता रहा हूं, तो फिर मुझे उसकी कंसंट्रेशन हर बार 1 रख के मैं स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूं इसे, तो सॉल्वेंट के लिए तो एक्टिविटी 1 है, पर सॉल्यूट के लिए एक्टिविटी 1 नहीं होगी। सॉल्यूट के लिए उसकी एक्टिविटी उसकी कंसंट्रेशन है। तब वाटर मेरे लिए इज लाइक ए सॉल्यूट, एंड फॉर ए सॉल्यूट एक्टिविटी इज इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, डेल, हाँ डेल, कैलकुलेट नहीं अभी कुछ किया, ये डिफाइन किया अभी, बस हमने वैल्यूज नहीं निकाले। हाँ, तब नहीं डिफाइन करते। आयनिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड फॉर द सेम कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट, लाइक फॉर प्योर कंपोनेंट। ठीक है, लाइक मिथेनॉल डिसॉल्व्ड इन मिथेनॉल, अमोनिया डिसॉल्व्ड इन अमोनिया, फॉर्मिक एसिड डिसॉल्व्ड इन फॉर्मिक एसिड, ये सिर्फ उन्हीं के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, यश जैन, आई हैव ऑलरेडी कन्वेड यू, चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप। संयम, गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, वाटर के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही हमने अगली क्लास में पढ़ना अब, कि वाटर के लिए जब के ए के बी वैल्यू सेम है, तो वाटर के लिए ये दोनों नंबर की वैल्यू सेम है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी गुड, यही बेसिकली हमने सीखना है, व्हाई वाटर शुड बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि वाटर में जितना OH माइनस है उतनी H प्लस की कंसेंट्रेशन है, पर प्रोवाइडेड वाटर प्योर हो। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। साहिल, अरे यार मैंने गलती से लिख दिया, नहीं एक्वस नहीं होगा, सॉरी, बाय मिस्टेक। ओके, राज, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल, नहीं इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी हम अगली क्लास में, जैसे हमने के ए के बी के लिखे ना एक्सप्रेशन, वैसे ही। ठीक है, फोर्थ क्लास में डेफिनेटली लूंगा। अमन कुमार, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हर्षद, हर्षद, ये देखो ना, फॉर्मिक एसिड को मैंने फॉर्मिक एसिड में डाला, सपोज मैंने कहा इसका के ए लिखो, तो यानी कि इसको ट्रीटेड लाइक एसिड, ट्रीटेड लाइक सॉल्वेंट, तो इसका H प्लस लूज हो गया, जहां से H प्लस चला गया वहां पे तो O माइनस आ गया, और इसने H प्लस गेन किया ना, तो HCOOH था तो 2H आ गए, एक H प्लस, और पॉजिटिव चार्ज गेन किया तो प्लस, तो आगे इसकी कंसेंट्रेशन इनटू प्लस, ये पता लग गया। अब ये नंबर जो है ना, ये नंबर, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट।
इनका दोनों का प्रोडक्ट, इसकी कंसेंट्रेशन कहां से, इसकी वैल्यू कहां से निकालनी, यहां से डेंसिटी बाय मोलर मास से। तो इसकी बिल्कुल उसी तरीके से इसकी डेंसिटी गिवन होगी और इसका मोलर मास भी गिवन होगा। डेंसिटी बाय मोलर मास करके इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी दिस प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट। ओके, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग, see you in the next class at 6:30.